हेलो दोस्तों, आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार फर्स्ट पेपर के लिए मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 36 मॉडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 37 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 75 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और दोस्तों हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। बिल्कुल परीक्षा पैटर्न के अनुसार है। अगर आपने पिछले 36 मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा फर्स्ट ग्रेड मॉडल पेपर 2024 के नाम से वहाँ फोल्डर बना हुआ है। तो आप वहाँ जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना 37 नंबर का मॉडल पेपर। देखिए, पहला प्रश्न है, हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है, जिसको इलाहाबाद प्रशस्ति के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। देखिए, हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख के किस श्लोक में समुद्रगुप्त के विजयों का यानी कि विजय अभियान का उल्लेख मिलता है? बताइए कौन से श्लोक में समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख मिलता है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 7वें श्लोक में। दोस्तों 7वें श्लोक में समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख मिलता है, किसमें? प्रयाग प्रशस्ति में। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है। अच्छा प्रश्न आप इसको कह सकते हैं। देखिए, एक तरफ है चित्रकारी और दूसरी तरफ है दोस्तों चित्रकार। अपने को यहां पर बताना है कि कौन सा चित्र किसने बनाया था, कौन सा चित्र किसने बनाया था, वो अपने को यहां पर बताना है। दोस्तों देखिए, यहां पर साइबेरिया का एक विरला सारस, दोस्तों साइबेरिया का एक विरला सारस, ये चित्रकार यानी कि इस चित्र को बनाया किसने था? ये बनाया था दोस्तों उस्ताद मंसूर ने बनाया था दोस्तों ये चित्र, ठीक है। बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का जो चित्र है, बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र है, ये बनाया था दोस्तों फारूक बेग ने। किसने बनाया था? फारूक बेग ने बनाया था। और देखिए, ड्यूटर के संत जॉन पॉल की तस्वीर है, वो किसने बनाई थी? तो दोस्तों ये बनाई थी किसने? अबुल हसन ने बनाई थी दोस्तों ये तस्वीर। किसने? अबुल हसन ने। और मजनू की आकृति है, ये दोस्तों किसने बनाई थी? तो ये बनाई थी दोस्तों बसावन ने। किसने बनाई थी? बसावन ने ये मजनू की आकृति बनाई थी। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा दोस्तों, देखिए 3 2 4 1, 3 2 4 1 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, 3 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से मूक नायक नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने शुरू किया था? मूक नायक नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने शुरू किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मूक नायक नामक समाचार यानी कि साप्ताहिक पत्र का आयोजन यानी कि शुरुआत की थी, यानी कि प्रकाशन किया था। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पर 4 नंबर का प्रश्न है। देखिए, 1857 की क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ सूची फर्स्ट में दोस्तों केंद्र है और सूची सेकंड में अंग्रेज गवर्नर हैं। सूची फर्स्ट में केंद्र है और सूची सेकंड में अंग्रेज गवर्नर है। दोस्तों सुमेलित करना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको दिल्ली, ठीक है। दोस्तों दिल्ली का जो अंग्रेज गवर्नर था वो कौन था? तो दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दूं तो दोस्तों इसमें देखिए, ये था लेफ्टिनेंट विलोबी। कौन था? लेफ्टिनेंट विलोबी है, ये दोस्तों अंग्रेजी गवर्नर था। कौन? कहां पर? तो दोस्तों दिल्ली में, ठीक है। आगे देखिए, कानपुर। दोस्तों कानपुर का जो अंग्रेजी गवर्नर था वो था दोस्तों कौन? बताइए। तो दोस्तों वो था सर हो व्हीलर। सर हो व्हीलर है, ये दोस्तों कानपुर के अंग्रेजी गवर्नर थे। झांसी के गवर्नर कौन थे? दोस्तों झांसी के गवर्नर थे सर ह्यूरोज, ठीक है। सर ह्यूरोज है, ये दोस्तों झांसी के गवर्नर थे। और बनारस के गवर्नर कौन थे? तो दोस्तों कर्नल जेम्स नील है, ये बनारस के गवर्नर थे। तो दोस्तों यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा, देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा
दोस्तों 1 3 4 2, 1 3 4 2 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे कूट भाषा में अपना सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1 3 4 2, यानी कि ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 5 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है। तो बताइए सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है। दोस्तों देखिए इसमें बहुत ही अच्छा प्रश्न आप इसको कह सकते हैं। देखिए सी आर दास ने उन्हें नेशनल कॉलेज का प्राचार्य नियुक्त किया था। सी आर दास ने उन्हें नेशनल कॉलेज का प्राचार्य नियुक्त किया था, बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए, सुभाष ने कलकत्ता नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में भी काम किया, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, कालांतर में वे कलकत्ता नगर निगम के महापौर चुने गए, ये भी बिल्कुल सही है। चौथा देखिए, वर्ष 1939 में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया, ये भी बिल्कुल सही है। दोस्तों इसमें चारों के चारों हैं वो सुभाष चंद्र बोस के बारे में जो कथन है वो बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 6 नंबर का प्रश्न है, बिजोलिया के किसानों पर चौरी लाग नामक एक नया कर कब लगाया गया। बिजोलिया के किसानों पर चमरी लाग नामक एक नया कर है वो कब लगाया गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये जो चमरी कर है ये 1903 में लगाया गया था दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, और ये 1903 में राव कृष्ण सिंह के ठिकाने में ये चमरी कर है वो लगाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। चंवरी का दोस्तों आप सभी को पता ही होगा, चंवरी कर क्या होता है कि पिता द्वारा अपनी पुत्री का विवाह करने पर ठिकाने को रुपए अदा करने का आदेश दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो दोस्तों भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने हेतु तीसरे शिष्टमंडल के रूप में किसे भेजा था। अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने हेतु तीसरे शिष्टमंडल के रूप में किसे भेजा था। मैंने एक ट्रिक के माध्यम से भी आपको बता रखा है ये शिष्टमंडल का क्रम दोस्तों, ए का ए क, ठीक है, अका अक ये क्रम है दोस्तों। ए का मतलब क्या होता है, सॉरी ये तो अकाक तो ये तो मौर्य वंश का है। ठीक है, जमा भटो ये है ट्रिक दोस्तों, जमा भटो। ठीक है दोस्तों, ये जमा भटो है, ये ट्रिक है जो अकबर ने जो शिष्टमंडल भेजे थे 4, ठीक है, उनका क्रम है। जय का मतलब हो जाएगा जलाल खां, सबसे पहले जलाल खां गया। माँ का मतलब हो जाएगा मान सिंह, दूसरे नंबर पर मान सिंह गया। भय का मतलब हो जाएगा भगवंत दास, ये तीसरे नंबर पर गया। और टो का मतलब हो जाएगा टोडरमल, तो ये चौथे नंबर पर गया। यहाँ पर क्या पूछा है कि तीसरे शिष्टमंडल के रूप में किसे भेजा गया था, तो तीसरे नंबर पर कौन सा आ रहा है, भय। तो भय का मतलब क्या हो जाएगा, भगवंत दास। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भगवंत दास। नेक्स्ट आगे देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में अजमेर आए थे। तो दोस्तों ये आए थे किसके शासनकाल में, तो ये पृथ्वीराज तृतीय के शासनकाल में ये आए थे दोस्तों, मोहम्मद गौरी के साथ आए थे ये। ठीक है, 1191 में। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, जेंटलमैन्स एग्रीमेंट का विरोध में आज़ाद मोर्चा का गठन किसने किया था। दोस्तों जेंटलमैन्स एग्रीमेंट के विरोध में आज़ाद मोर्चे का गठन है वो किसने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबा हरिश्चंद्र ने आज़ाद मोर्चे का गठन किया था। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और देखिए, जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। ठीक है दोस्तों, जयपुर प्रजामंडल की तरफ से, यानी कि जयपुर प्रजामंडल ने तो भाग नहीं लिया, तो जयपुर में भारत छोड़ो आंदोलन का जो नेतृत्व है वो इसी आज़ाद मोर्चे ने किया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, संत दादू दयाल के बारे में असुमेलित युग्म है। संत दादू दयाल के बारे में असुमेलित युग्म है, तो वो असुमेलित युग्म कौन सा है, वो है दोस्तों देखिए, जन्म 1544 में हुआ। ठीक है, प्रथम उपदेश 1568 ईस्वी में हुआ, बिल्कुल सही है। अकबर से भेंट 1577, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। संत दादू दयाल ने 1585 में मुगल सम्राट अकबर से भेंट करने हेतु फतेहपुर सीकरी की यात्रा भी की थी। ठीक है,
ये आपको इसमें याद रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर 1577 नहीं 1585 आएगा, 1585 आएगा। तो यहाँ पर असुमेलित कौन सा है, सी नंबर वाला, तो सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देह त्याग है वो दोस्तों 1603 ईस्वी में इन्होंने देह त्याग दिया था, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, उदयपुर स्थित एकलिंग नाथ जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया। उदयपुर स्थित एकलिंग नाथ जी का मंदिर का निर्माण किसने करवाया, इसका राइट आंसर हो जाएगा बप्पा रावल ने। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बप्पा रावल ने करवाया था। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न है, कर्नल जेम्स टोड ने किस जिले की गणगौर की सवारी का बड़ा रोचक वर्णन प्रस्तुत किया है। कर्नल जेम्स टोड ने किस जिले की गणगौर की सवारी का बड़ा रोचक वर्णन प्रस्तुत किया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें उदयपुर। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उदयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर 14 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म नहीं है, निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, सर क्यारो यानी कि दोस्तों ये सिर का आभूषण है, सर क्यारो बिल्कुल सही है। ठीक है, बार्डली ये गले का आभूषण है, बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पर देखिए वेण ये कान का आभूषण है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। वेण है ये नाक का आभूषण है, किसका आभूषण है, नाक का, कान का नहीं है, नाक का है। नेवर है ये पैर का आभूषण है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कुवलयमाला में राजस्थान की कितनी भाषाओं का उल्लेख है। कुवलयमाला में राजस्थान की कितनी भाषाओं का उल्लेख है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है 18 देसी भाषाओं का दोस्तों उल्लेख है कुवलयमाला में। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये कुवलयमाला ग्रंथ है ये उद्योधन सूरी के द्वारा दोस्तों ये ग्रंथ रचित है। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों अपने रीजनिंग और मैथ के प्रश्न है वो प्रारंभ हो चुके हैं, करीबन 10 प्रश्न है वो पूछे जाएंगे मैथ और रीजनिंग के। ठीक है, रोजाना आपको मेरे साथ में चलना है, और अगर आपने पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट नहीं दिया है और फर्स्ट पेपर के सिलेबस के अनुसार अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको अलग अलग फोल्डर मिल जाएंगे फर्स्ट ग्रेड के नाम से, जो फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस के अनुसार है। तो आप वहाँ जाकर अलग अलग फोल्डर में आप अलग अलग क्लासें हैं वो देख सकते हैं। ठीक है, और आप अगर कोई भी टॉपिक सर्च करना चाहते हैं तो आप दोस्तों यूट्यूब के ऊपर जब सर्च करें तो साथ में उस टॉपिक के साथ में आराध्या रस एकेडमी जरूर लिखें, तो आपको उस टॉपिक से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मिल जाएंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे 16 नंबर का प्रश्न है, एक 24 सेमी भुजा वाले घन को बराबर बराबर के 64 छोटे घनों में विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक छोटे घन की भुजा का माप क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बड़े घन की भुजा दे रखी है 24 सेमी, बड़े घन की भुजा दे रखी है 24 सेमी, और यहाँ पर देखिए घन को बराबर छोटे यानी कि बराबर बराबर के 64 छोटे घनों में विभाजित किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर छोटे घनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, n क्यूब। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 64 दे रखा है, तो 64 है ये किसका क्यूब है, तो दोस्तों ये 4 का क्यूब है। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा सा है बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। तो यहाँ पे दोस्तों बड़े घन की भुजा कितनी है 24 है, और छोटे घन की भुजा कितनी है 4। तो दोस्तों 24 में 4 का भाग दिया तो कितना आया 6 सेमी। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 6 सेमी। आगे देखिए 17 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर प्रश्न का उत्तर देना है अपने को। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर बताता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, देखिए पी क्यू का अर्थ है, पी इंटू क्यू का अर्थ है पी क्यू की माता है, पी भाग क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन है, पी प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू का भाई है, पी माइनस क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है। दोस्तों देखिए निम्नलिखित में से किसका अर्थ है एम एन का भतीजा है, एम एन का भतीजा है। अब दोस्तों इसमें देखिए सीधा सा मैं आपको बता देता हूँ, ये जो मैं आपको डायरेक्ट ऑप्शन में बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे सी नंबर वाला ऑप्शन ले लिया। ठीक है, एन भाग टी माइनस एम माइनस जे। अब दोस्तों जे को तो खुद को मानना है, जे को खुद को मानना है। अब दोस्तों जे के ठीक पहले कौन सा निशान है, तो दोस्तों ये प्लस का निशान है। तो प्लस का निशान का अर्थ क्या हो गया,
भाई हो गया दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे एम के ऊपर भाई लिख दीजिए, ठीक है। और फिर देखिए माइनस का निशान आ रहा है, तो माइनस का निशान का अर्थ क्या है, तो माइनस का निशान का अर्थ देखिए पिता, ठीक है। तो टी के ऊपर दोस्तों पिता लिख दीजिए, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए एन बचा, और एन के जस्ट पहले देखिए भाग का निशान है, और भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ है दोस्तों बहन, क्या है, बहन, ठीक है। अब देखिए मैं, मेरा भाई का पिता यानी कि मेरा पिता, और मेरा पिता की बहन यानी कि मेरी क्या लगी दोस्तों, बुआ लगी, ठीक है। क्या लगी, बुआ लगी, और मैं क्या लगा, भतीजा लगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए एम एन का भतीजा है, एम है ये एन का भतीजा है, बिल्कुल सही है। तो बुआ भतीजे का रिश्ता हो गया दोस्तों। तो यहाँ पर यही अपना राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। आगे देखिए वह विकल्प चुने जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यहाँ पे देखिए हाथ अंगूठा पेन, हाथ अंगूठा पेन। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। देखिए जिस प्रकार जो अंगूठा है ये हाथ का भाग है, उसी प्रकार जो निब है ये पेन का भाग है, ठीक है। आगे होती है ना पेन की निब, ठीक है। तो ये निब पेन का भाग है। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न इसमें देखिए यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा गया हो तो 13वें अक्षर और 25वें अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर आएगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा गया हो तो 13वें अक्षर और 25वें अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर होगा। तो दोस्तों देखिए 13वां अक्षर कौन सा होता है, तो दोस्तों उल्टे क्रम में लिखें तो, ठीक है। तो वैसे तो देखिए 13वां अक्षर है, अगर अपन पीछे से चलें, ठीक है, तो 13वां अक्षर दोस्तों इसमें एन आता है। कौन आता है, एन, ठीक है। एन है वो 13वें नंबर पर आता है इसमें, ठीक है। और 25वां अक्षर कौन सा होता है, तो दोस्तों 25वां अक्षर देखिए 26वां तो ए हो गया, और 25वां कौन सा हो गया, तो बी हो गया। तो ये बी में है, ये 25वां अक्षर है। यहाँ पे उल्टे क्रम की बात हो रही है, ठीक है। अब इनके जो बीच में अक्षर है वो कौन सा आएगा। तो दोस्तों आप एक काम कर लीजिए, बी से लेके और एन तक आप ABCD लिख लीजिए, ठीक है। और फिर आपको पता लग जाएगा बीच में कौन सा अक्षर आएगा। तो बीच में अक्षर दोस्तों एच आएगा इसमें। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 20 नंबर का प्रश्न है 99 और 200 के मध्य कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिनमें अंक 8 के स्थान पर आता है। 99 एवं 200 के मध्य कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिनमें अंक 8 इकाई के स्थान पर आता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों इसमें देखिए 99 से 200 के बीच ऐसी संख्या 10 है। कितनी है, 10 है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर है देखिए 108, ठीक है, 118 में एक है, फिर 128 में एक है, एक 88 के अंदर दोस्तों इसमें डबल आता है, ठीक है। बाकी एक 181, 182 ये भी आता है दोस्तों। तो यहाँ पे 99 एवं 200 के मध्य कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिनके अंक 8 इकाई के स्थान पर आता है। सिर्फ और सिर्फ इकाई की बात हो रही है दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे 108 है, ठीक है, ये तो चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए जैसे कि 81 है, ठीक है, तो ये 81 में इकाई का अंक है वो 1 है, 8 नहीं है। 8 तो इसमें दहाई का अंक है, ठीक है। जैसे 88 है तो इसमें सिर्फ 1 ही गिना जाएगा, ठीक है। जो सिर्फ पहला वाला ही 8 गिना जाएगा, दूसरा वाला नहीं गिना जाएगा क्योंकि दूसरा वाला दहाई के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे टोटल 10 संख्याएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 21 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए बंटन का बहुलक ज्ञात करें। दोस्तों बंटन का बहुलक ज्ञात करें। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एक तरफ प्राप्तांक है, दूसरी तरफ छात्रों की संख्या है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए सबसे अधिक बारंबारता है वो किस में है, तो दोस्तों ये 14 में है, ठीक है। और 14 का प्राप्तांक कितना है, 20 से 30 है, ठीक है, 20 से क्या है, 30 है। तो दोस्तों अब देखिए बहुलक वर्ग है, इसमें 20 से 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर सूत्र लगेगा दोस्तों बहुलक का,
ठीक है। और वो लगेगा दोस्तों, देखिए आई प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। ठीक है, तो ये सूत्र लगेगा, यानी कि इसे ठीक पहले वाला कितना है 12 और ठीक बाद वाला कितना है वो है 10। ये भी आपको इस चीज को ध्यान रखना है। F1 तो इसमें 12 हो जाएगा, ठीक है, और F2 हो जाएगा दोस्तों इसमें 10, ठीक है, और F0 इसमें 14 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार अपने ये बहुलक का सूत्र लगा के इसको सोल्व करेंगे तो दोस्तों आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा इसमें 23.33%। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य, यानी कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए, आप दो समीकरण इसके माध्यम से बना सकते हैं। एक तो बना सकते हैं दोस्तों, इसमें देखिए 5x प्लस 7y बराबर 50, एक तो समीकरण ये बन जाएगा, ठीक है, पहले वाला। दूसरा बनेगा दोस्तों इसमें देखिए 7x प्लस 5y बराबर 46, ठीक है, ये दूसरा समीकरण बन जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे इस समीकरण को सोल्व करोगे तो आपका सीधा सा राइट आंसर आ जाएगा। इसमें एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का जो मूल्य है वो दोस्तों इसमें निकल कर आ जाएगा। यहाँ पे एक पेंसिल का मूल्य तो 3 और एक कलम का मूल्य 5 निकल कर आएगा। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और वैसे आप अपने तरफ से दिमाग लगा के कर सकते हो तो और भी बढ़िया है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए 23 नंबर का प्रश्न है, 4x² प्लस 12x² माइनस 8x के गुणनखंड हैं। तो दोस्तों इसके गुणनखंड हो जाएंगे क्या, इसके गुणनखंड हो जाएंगे दोस्तों 4x x प्लस 1 x प्लस 2, ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों इसमें गुणनखंड। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 24 नंबर का प्रश्न है, यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 हो तो वह संख्या कितनी होगी। यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 हो तो वह संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों वो संख्या है वो कितनी होगी, वो होगी 1, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अर्धवर्त की त्रिज्या 7 सेमी है, अर्धवर्त में बने वर्त का क्षेत्रफल कितना है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए त्रिज्या कितनी देर की है, 7 सेमी, अर्धवर्त में बने वर्त का क्षेत्रफल कितना है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए अर्धवर्त में बने वर्त का जो व्यास है वो दोस्तों यहाँ पे 7 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। तो दोस्तों अपन त्रिज्या निकालेंगे तो दोस्तों इसको 7/2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। क्षेत्रफल निकालेंगे तो दोस्तों πr² सूत्र लगा दीजिए, πr² सूत्र लगाएंगे तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 22/7 इंटू दोस्तों πr², तो आर कौन कितनी है, तो दोस्तों यहाँ पे त्रिज्या है, ये देखिए अर्धवर्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब ये व्यास है, इसमें से भी अपने को आधा करना पड़ेगा, तो 7/2 लिख सकते हैं अपन इसको। तो दोस्तों 7/2 है, ये क्या है, त्रिज्या है, इंटू 7/2, r² करना है ना, ठीक है। अब इसको आपस में काट लीजिए, आपस में काटोगे तो दोस्तों देखिए सीधा सा राइट आंसर निकल कर आ जाएगा इसमें 77/2 यानी कि 38.5 सेंटीमीटर इसमें राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। देखिए अब जो 5 प्रश्न है वो हिंदी व्याकरण से संबंधित पूछे जाएंगे। देखिए निम्नलिखित में से स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। अब स्वर संधि के अंदर दोस्तों 5 संधि आ गई, ठीक है, जैसे दीर्घ, गुण, यण, ठीक है, ये अयादि, ये सारी संधि है वो इसके अंदर आ चुकी है। तो दोस्तों इसमें देखिए स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पे आपको पहला ही ऑप्शन दिख गया होगा दोस्तों, पुरोधा, ठीक है। पुरोधा का अगर अपन संधि विच्छेद करें तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, पुर प्लस धा, ठीक है, पुर प्लस धा, इसमें विसर्ग संधि का क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है, ठीक है, विसर्ग संधि का क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है। देखिए सूर्यास्त, मानवेंद्र और उपयुक्त, इन तीनों के अंदर दोस्तों स्वर संधि का प्रयोग हुआ है, ठीक है। सूर्यास्त में तो दीर्घ स्वर संधि है, मानवेंद्र में गुण स्वर संधि है और उपयुक्त में दोस्तों यण स्वर संधि का प्रयोग हुआ है, ठीक है।
आगे देखिए 27 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में कथ प्रत्यय से बने शब्द हैं? बताइए कथ प्रत्यय से बने शब्द किस में हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, यहाँ पे देखिए कारक भगोड़ा। दोस्तों कारक भगोड़ा, इसमें दोस्तों कथ प्रत्यय से बने हुए ये शब्द हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है दोस्तों, कारक में क्रे धातु और अक प्रत्यय से बना है, और भगोड़ा है इसमें भग धातु और ओड़ा प्रत्यय से बना है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सी नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युग्म शुद्ध है? किस विकल्प में विलोम युग्म शुद्ध है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें भंजक योजक, ठीक है, भंजक योजक दोस्तों ये विलोम युग्म है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए भोग्य अभोज्य, तो दोस्तों भोग्य का अभोग्य, ठीक है, यहाँ पे देखिए भोज्य का अभोज्य होता है। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना। भ्रामक का दोस्तों इसमें निश्चयात्मक होता है, और दोस्तों भौतिक का दोस्तों यहाँ पे आध्यात्मिक होता है। यहाँ पे आध्यात्म दे रखा है, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही सही है, ए नंबर वाला ऑप्शन बिल्कुल सही। 29 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वो कौन सा है? दोस्तों यहाँ पे देखिए अभियांतर, अभियांतर है ये अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ठीक है, और दोस्तों देखिए अभियांतर नहीं होता, अभियंतर होता है, अभियंतर होता है। ठीक है, तो या नहीं आएगा, यही आएगा सिर्फ, और बाकी इसमें मुनीश्वर, प्रत्यारोपण, अत्युषण ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित पारिभाषिक शब्दों में से असंगत विकल्प को चुनिए। निम्नलिखित पारिभाषिक शब्दों में से असंगत विकल्प को चुनिए। असंगत विकल्प कौन सा है वो अपने को इसमें क्या करना है, बताना है। दोस्तों देखिए सिर्फ एक ही इसमें असंगत है, और वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे सुबॉर्डिनेट, दोस्तों सुबॉर्डिनेट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे सहायक दे रखा है, गलत हो जाएगा। इसका मतलब होता है दोस्तों अधीनस्थ। क्या होता है? अधीनस्थ होता है। ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए यहाँ पर 31 नंबर का प्रश्न है। अब अपने प्रश्न है वो इंग्लिश ग्रामर से संबंधित प्रारंभ हो चुके हैं। देखिए इंग्लिश ट्रांसलेशन अपने को करना है। हिंदी शब्द दे रखा है उकसाना, सूचना देना और संभावना। ठीक है, इनमें से अगर तीनों में से आपको कुछ एक का भी पता है ना, तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए सीधा सा मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो देखिए सूचना देना या संभावना, तो दोस्तों देखिए एंटीसिपेटिन यानी कि एंटीसिपेशन, दोस्तों देखिए एरोयूज, अप्राइज, तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर है सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपना सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए यहाँ पे ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें सेंटेंस देखिए द चिल्ड्रन सेड लेट अस कंप्लीट हार्ड वर्क टुगेदर। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो हो जाएगा दोस्तों देखिए द चिल्ड्रन है, देखिए द चिल्ड्रन सजेस्टेड दैट दे शुड कंप्लीट हार्ड वर्क टुगेदर। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें राइट आंसर हो जाएगा। सैड का क्या हो जाएगा दोस्तों? सजेस्टेड हो जाएगा। ठीक है, और इसमें कनेक्टिव है वो दोस्तों इसमें दैट का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, और लेट अस का दोस्तों दे शुड हो जाएगा इसमें। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सुफिक्स ऑफ वर्थ। दोस्तों यहाँ पे सेंटेंस यहाँ पे एक वर्ड दे रखा है। ठीक है, वर्थ। ठीक है, उसका मतलब होता है योग्य। अब अपने को ये बताना है कि इसमें कौन सा प्रत्यय लगेगा। ठीक है, प्रत्यय कौन सा लगेगा? तो दोस्तों इसमें हो जाएगा देखिए वर्थ का मतलब होता है योग्य, और वर्थलेस अगर अपन कर देते हैं तो दोस्तों हो जाएगा अयोग्य। तो यहां पर अपना बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए चूज द वन विच इज सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों सेंटेंस दे रखा है लेनिनेंट। ठीक है दोस्तों, लेनिनेंट शब्द दे रखा है, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दोस्तों उदार। अपने को यहाँ पर क्या करना है?
दोस्तों समानार्थक शब्द बताना है, और इसका समानार्थक शब्द हो जाएगा दोस्तों वो है टॉलरेंट। ठीक है, टॉलरेंट का मतलब भी क्या होता है, उदार होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 35 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पे देखिए चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट कंजक्शन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। यहाँ पर अपन दोस्तों कंजक्शन का प्रयोग करना है, खाली स्थान भरना है, सीधा सा मैं अगर बोलूँ तो यहाँ पर देखिए नो सूनर डिड आई एंटर द हाउस आई सो माई फादर गोइंग आउट फॉर ए वॉक। ठीक है, तो दोस्तों सीधा सा है, देखिए नो सूनर के साथ में दोस्तों इसमें देन का प्रयोग होता है। ठीक है, किसका प्रयोग होता है, देन का, और हार्डली या स्केयरली के साथ में दोस्तों वैन का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर है देखिए नो सोनर के बाद में दोस्तों इसमें देन का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे देन आएगा, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए जो ये क्रम दे रखा है, यहाँ पे देखिए जो 3 4 दे रखे हैं, तो दोस्तों ये आप नीचे लिख लेना, जैसे कि सी, यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो इसमें जैसे CH3, ठीक है, फिर CH4, फिर दोस्तों इसमें देखिए आगे CH3 CHO फिर H2। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आपको नंबरिंग दिख रही है तो आप ये इनको नीचे समझ लेना। ठीक है, ये सही से टाइप नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर CH3 CH4 OH, और यहाँ पर देखिए आगे CH3 CHO प्लस H2 एक है, ये क्या है, अपने क्वेश्चन है वो दोस्तों प्रारंभ हो चुके हैं जनरल साइंस से संबंधित। दोस्तों ये एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, क्या है, ये एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए जैव विविधता के तृप्त स्थल के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था, तो ये बताया था दोस्तों किसने, तो ये नॉर्मन मेयर ने बताया था, नॉर्मन मेयर ने बताया था। ये यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए पुरुषों में क्रोमोसोम की स्थिति होती है, पुरुषों में क्रोमोसोम की स्थिति होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए 44AA प्लस XO। ठीक है, ये होती है दोस्तों पुरुषों में क्रोमोसोम की स्थिति, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का, सॉरी इसमें देखिए क्रोमोसोम, पुरुषों में क्रोमोसोम की स्थिति, तो दोस्तों इसमें 44AA प्लस XY हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे दांत युक्त पक्षी जिसे सरीसृप एवं पक्षियों का संयोजक माना जाता है कौन सा है, दांत युक्त पक्षी जिसे सरीसृपों एवं पक्षियों का संयोजक माना जाता है कौन सा है, राइट आंसर हो जाएगा वो है आर्कियोप्टेरिक्स। तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए किस संबंध के माध्यम से ऑस्टिन ने ऊर्जा द्रव्यमान संबंध को बताया, किस संबंध के माध्यम से आइंस्टीन ने ऊर्जा द्रव्यमान संबंध को बताया, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है E बराबर mc²। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे m बराबर वस्तु का द्रव्यमान, ठीक है, और c बराबर दोस्तों निर्वात में प्रकाश का वेग। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए सूची फर्स्ट को, अब यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस से संबंधित प्रश्न है वो प्रारंभ हो चुके हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रश्न आप इसको कह सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस से संबंधित अपने प्रारंभ हो चुके हैं प्रश्न। ये देखिए एक तरफ अनुच्छेद है और दूसरी तरफ है सूची सेकंड में, ये अनुच्छेद किससे संबंधित है, ये अनुच्छेद किससे संबंधित है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है बताना है। ठीक है दोस्तों, देखिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ अनुच्छेद 248, थोड़ा सा अगर छोटा होने की कोशिश करते हैं सारे आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। देखिए अनुच्छेद 248, अनुच्छेद 248 है, ये किससे संबंधित है दोस्तों, ये अवशिष्ट विधायी शक्तियों का इसमें वर्णन है, तो दोस्तों ये इसमें क्या हो जाएगा चौथा हो जाएगा। अनुच्छेद 249 में क्या है, इसमें दोस्तों राज्य सूची के विषय में यानी कि राज्य सूची के विषय में राष्ट्रीय हित में विधि यानी कि कानून बनाने की शक्ति है दोस्तों संसद के पास में, तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा इसमें
दोस्तों ये देखिए, पहला हो जाएगा राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति, तो ये इसमें पहला हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद 253 में अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान का वर्णन है, तो दोस्तों इसमें ये दूसरा हो जाएगा। और अनुच्छेद 256 में दोस्तों राज्यों और संघ की बाध्यता का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए पता चल गया होगा आपको, 4 1 2 3 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, 4 1 2 3, यानी कि अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 42 नंबर का प्रश्न है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त व सदस्यों का कार्यकाल होता है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त व सदस्यों का कार्यकाल होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 4 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु, 4 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन आपात की घोषणा केवल किसके दौरान हो सकती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन आपात की घोषणा केवल किसके दौरान हो सकती है, तो दोस्तों किसके दौरान हो सकती है, ये दोस्तों युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के दौरान ये हो सकती है घोषणा अनुच्छेद 352 की। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 44 नंबर का प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के किसी घोषित निर्णय अथवा पहले, ठीक है, पहले नहीं हो जाएगा, पहले है, सर्वोच्च न्यायालय के किसी घोषित निर्णय अथवा पहले दिए गए आदेश पर पुनर्विचार की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है। तो दोस्तों ये कौन से अनुच्छेद में दी गई है ये शक्ति, ये दी गई है दोस्तों अनुच्छेद 137 में, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 45 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची के तहत राज्यों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची के तहत राज्यों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुसूची 4। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुसूची 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा इसमें, ठीक है। आगे देखिए 46 नंबर का प्रश्न है, देखिए अब अपने प्रश्न है वो राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित प्रारंभ हो चुके हैं। राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें गलत है, वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों देखिए यहाँ पर गलत कथन बताना है, ठीक है। देखिए थार का मरुस्तर अरावली पर्वतमाला के उत्तर पश्चिम और पश्चिम में विस्तारित है, बिल्कुल सही कथन है ये, ठीक है। आगे देखिए आकल गांव जीवाश्म पार्क में जुरेसिक कालीन वनस्पति के अवशेष मिले हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए दोस्तों, इसमें दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की उत्पत्ति क्रेटेशियस काल में हुई है, ये भी बिल्कुल सही है। चौथा देखिए पूर्वी मैदानी प्रदेश की प्रमुख नदियां बनास और लूणी हैं, ये भी दोस्तों इसमें क्या है, बिल्कुल सही है। क्या गलत है, नहीं बिल्कुल ये गलत है। पूर्वी मैदानी प्रदेश की प्रमुख नदियां बनास और लूणी हैं, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। देखिए मैं यहाँ पे पूर्वी मैदान की बात करूँ, यहाँ पे देखिए बनास तो बिल्कुल सही है लेकिन लूणी गलत दे रखा है, यहाँ पे लूणी है, ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की प्रमुख नदी है। बाकी बनास है, चंबल है, बाणगंगा है, रूपारेल है, पार्वती है, मोरेल है, ये नदियां हैं, ये पूर्वी मैदानी प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं, लेकिन लूणी यहाँ पर दे रखा है तो गलत हो जाएगा। तो अपने को ऐसा तय कथन पूछा था, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला है। दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला कौन सा है, सही उत्तर हो जाएगा वो है, देखिए वार्षिक तापांतर की बात हो रही है तो इसमें चूरू जिला इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चूरू जिला इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दैनिक तापांतर की बात करूं तो दोस्तों सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला है वो जैसलमेर है, ठीक है। यहां पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान के छोटे जिलों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान के छोटे जिलों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है दोस्तों। तो इसमें देखिए धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर, धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर, ये दोस्तों क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान के छोटे जिलों का आरोही क्रम है, ठीक है। धौलपुर सबसे छोटा जिला है, ठीक है, फिर दौसा, फिर डूंगरपुर, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही।
आगे देखिए 49 नंबर प्रश्न, राजस्थान में बेंटोनाइट के भंडार किस जिले में? बेंटोनाइट के भंडार हैं ये दोस्तों बाड़मेर जिले में मिले हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बाड़मेर जिले में। आगे देखिए 50 नंबर का प्रश्न है, दी मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? दोस्तों इसकी जो स्थापना है वो वर्ष 1932 में की गई थी दोस्तों। मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड की स्थापना 1932 में की गई थी दोस्तों, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए 51 नंबर प्रश्न है। अब अपने स्कूल मैनेजमेंट से संबंधित दोस्तों ये 15 प्रश्न हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रबंध की प्रकृति नहीं है? तो कौन सी एक प्रबंध की प्रकृति नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रबंध एक कला है, बिल्कुल सही है। प्रबंधन एक कला है, बिल्कुल सही है। प्रबंधन एक भौतिक विज्ञान है, ये गलत हो जाएगा। देखिए भौतिक विज्ञान नहीं, प्रबंधन एक विज्ञान है। भौतिक इसमें गलत दे रखा है तो अपना इसमें दूसरा गलत हो जाएगा। प्रबंधन एक सामाजिक जिम्मेदारी है, बिल्कुल सही है। प्रबंधन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया, बिल्कुल सही है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 52 नंबर का प्रश्न है, शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन का आशय संपूर्णता से नहीं वरन परिवर्तन लाने से है, उपयुक्त परिभाषा किसने प्रस्तुत की? शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन का आशय संपूर्णता से नहीं वरन परिवर्तन लाने से है, उपयुक्त परिभाषा किसने प्रस्तुत की? तो दोस्तों ये परिभाषा प्रस्तुत की किसने? तो दोस्तों हारिया ने ये प्रस्तुत की थी ये परिभाषा। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 53 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निरीक्षण के उद्देश्यों को दर्शाता है? कौन सा कथन निरीक्षण के उद्देश्यों को दर्शाता है? तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे निरीक्षण का प्रयोजन शिक्षकों को अच्छा बनाना है, बिल्कुल सही है। अध्यापक को मार्गदर्शन देने का कार्य भी निरीक्षक का है, बिल्कुल सही है। निरीक्षक का कार्य शिक्षकों को विद्यार्थियों की समस्याओं का निदान करने तथा उनकी योग्यताओं का मूल्यांकन करने में सहायता देना है, ठीक है। तो दोस्तों ये सभी है, ये निरीक्षण के उद्देश्यों को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 54 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण के अंतर को दर्शाने वाले निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण के अंतर को दर्शाने वाले निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन इसमें गलत है, वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों देखिए यहाँ पे परंपरागत निरीक्षण केवल निरीक्षण कार्य तक ही ये सीमित है, जबकि वर्तमान पर्यवेक्षण अध्ययन एवं विश्लेषण पर बल देता है, बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, निरीक्षण में निरीक्षक आज्ञा देता है परंतु पर्यवेक्षण में पर्यवेक्षक सहायक मात्र होता है, बिल्कुल सही है। परंपरागत निरीक्षण का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है जबकि पर्यवेक्षण का क्षेत्र अत्यंत सीमित है। ये अपना इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों देखिए परंपरागत निरीक्षण केवल निरीक्षण कार्य तक सीमित है, ठीक है, और पर्यवेक्षण है ये वर्तमान पर्यवेक्षण अध्ययन एवं विश्लेषण पर बल देता है। तो ये अपना तीसरा नंबर का इसमें गलत दे रखा है, ठीक है। तो बाकी इसमें चौथा भी सही है। तो यहाँ पर गलत कथन ही बताना था, सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, नेता अपने कर्मचारियों की पूर्ण देखभाल करता है और उनकी वचनबद्धता का पात्र होता है, यह कथन संबंधित है। दोस्तों ये कथन है ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है दोस्तों पिता तुल्य शैली से संबंधित है, सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार किस आकार के विद्यालय भवन सर्वोत्तम माने जाते हैं? माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार किस आकार के विद्यालय भवन सर्वोत्तम माने जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है यूं आकार के जो भवन है वो सर्वोत्तम माने जाते हैं। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 57 नंबर प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा कौन सी पत्रिका प्रकाशित की जाती है? तो कौन सी पत्रिका प्रकाशित की जाती है? राइट आंसर हो जाएगा बोर्ड जनरल पत्रिका प्रकाशित की जाती है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नांकित में से किस समिति की अनुशंसा के आधार पर दोस्तों SCERT उदयपुर की स्थापना की गई थी? दोस्तों कौन सी समिति के आधार पर सीरेट उदयपुर की स्थापना की गई थी? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों मेहर-रोत्रा समिति की सिफारिश पर यह की गई थी, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान बीकानेर के संदर्भ में असत्य कथन का अपने को यहाँ पर क्या करना है, चयन करना है। असत्य कथन कौन सा है वो बताना है, ठीक है। दोस्तों देखिए इसमें शिक्षक प्रशिक्षण के लिए
इस संस्थान की स्थापना 1940 में की गई। ठीक है, तो बिल्कुल सही है दोस्तों। राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान बीकानेर की जो स्थापना है वो दोस्तों 1940 में की गई। ठीक है, बिल्कुल सही बात है साहब, 1940 में की गई। ठीक है, और देखिए दोस्तों इसमें 1956 में संस्थान को बीएड स्तर की मान्यता देते हुए शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में क्रमोन्नत किया गया। ये भी बिल्कुल सही है, अपने को असत्य कथन बताना है। ठीक है, और देखिए यह राजस्थान का सबसे पहला व पुराना IASE है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर चौथा देखिए 1950 में बुनियादी एवं STC शिक्षा प्रशिक्षण विद्यालय स्तर का पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया, तो ये अपना इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। देखिए यहाँ पे बात हो रही थी राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान बीकानेर की। ठीक है, और ये जो मैंने आपको बताया 1950 में STC शिक्षा प्रशिक्षण विद्यालय स्तर का पाठ्यक्रम ये करता है दोस्तों राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान अजमेर। ये पाठ्यक्रम पर है, ये प्रारंभ किया गया था। ठीक है, विद्यालय स्तर का। तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये असत्य है इसमें। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रारंभिक शिक्षा विभाग की राजकीय संस्था नहीं है, तो कौन सी प्रारंभिक शिक्षा विभाग की राजकीय संस्था नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है निदेशक साक्षरता एवं सतत शिक्षा राजस्थान जयपुर। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 61 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन संस्थाओं द्वारा RSOS द्वारा जारी 10वीं व 12वीं के प्रमाण पत्रों को मान्यता प्राप्त है। निम्नलिखित में से किन संस्थाओं द्वारा RSOS द्वारा जारी 10वीं व 12वीं के प्रमाण पत्रों को मान्यता प्राप्त है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए CBSE माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, कोटा विश्वविद्यालय, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 62 नंबर का प्रश्न है, RSTB संस्था किस अधिनियम के तहत पंजीकृत की गई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों संस्था पंजीयन अधिनियम 1958। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए राइज का पूर्ण रूप क्या है, दोस्तों राइज का पूर्ण रूप क्या है, तो दोस्तों पूर्ण रूप है राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए आओ घर में सीखे 2.0 कार्यक्रम कब आरंभ किया गया, आओ घर में सीखे कार्यक्रम आओ घर में सीखे 2.0 कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया, ये प्रारंभ किया गया दोस्तों कब है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 21 जून 2021 को यह आरंभ किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार है, यानी कि RTE अधिनियम 2009 के तहत निजी एवं विशिष्ट श्रेणी शालाओं में निम्नांकित प्रतिशत बच्चे पहली कक्षा में प्रविष्ट होने चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 25%। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 25%। 66 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए हाल ही में चर्चा में रहा कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो दोस्तों कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य है ये कौन से राज्य में है, तो दोस्तों ये हरियाणा में है। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड फॉर काउंटर टेररिज्म में कितना योगदान दिया है, भारत ने संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड फॉर काउंटर टेररिज्म में कितना योगदान दिया है, तो दोस्तों $5 लाख का योगदान दिया है आतंकवाद को रोकने के लिए। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए हाल ही में मेघालय की पहली महिला डिप्टी जनरल ऑफ पुलिस यानी कि DGP किसे नियुक्त किया गया है, तो दोस्तों यानी कि मेघालय की पहली महिला डिप्टी यानी कि DGP किसे नियुक्त किया गया है, तो दोस्तों ये इदासीसा नोंगरांग को नियुक्त किया गया है। यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए हाल ही में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, तो दोस्तों N चंद्रशेखरन को नियुक्त किया गया है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए हाल ही में किस राज्य ने मंदिर के प्रसाद में कनेर के फूलों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, दोस्तों कनेर के जो फूल होते हैं ठीक है वो विषैले होते हैं और एक महिला ने दोस्तों गलती से उसको खा लिया था जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी। इसके लिए दोस्तों तमिलनाडु में
जो भी मंदिर है उसके प्रसाद में कनेर के फूलों का उपयोग किया जाता था पहले, अब उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, हाल ही में 1500 मीटर रेस में 4 मिनट 05.39 सेकेंड का महिला रेसिंग नेशनल रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो दोस्तों ये बनाया है किसने? तो ये KM दीक्षा ने बनाया है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये 12 मई को मनाया जाता है। द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, 30वीं सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी 2024 किसने जीती? तो दोस्तों ये जापान ने जीती है, पाकिस्तान को हराया है पेनल्टी शूटआउट में। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, माउंट एवरेस्ट पर 29 बार चढ़ने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो दोस्तों वो बने हैं कौन? तो वो है कामी रीता शेरपा। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, मेघालय के उमरोई में 13 मई से 26 मई तक संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति के 7वें संस्करण में भारतीय सेना के साथ किस देश की टुकड़ी भाग ले रही है? तो दोस्तों भारतीय सेना के साथ फ्रांस की टुकड़ी है वो भाग ले रही है। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको 37 नंबर का मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने पिछले मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा फर्स्ट ग्रेड मॉडल पेपर 2024 के नाम से वहाँ फोल्डर बना हुआ है। तो आप वहाँ जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।